नमस्कार। आज हम एक तरह से समय के संग्रहालय में एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं जो खास तौर पर परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बनाई गई हैं। हम इन स्लाइड्स के जरिए एक-एक करके आगे बढ़ेंगे और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर एक गहरी नजर डालेंगे। और ये सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि हमें अतीत के बारे में पता कैसे चलता है, वो कौन से सुराग हैं जो इतिहासकारों को कहानी गढ़ने में मदद करते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। देखिए, इस स्लाइड पर एक तरफ एक रेत की घड़ी है जो समय के बीतने का प्रतीक है, और दूसरी तरफ एक पुराना दस्तावेज है, मतलब अतीत का कोई रिकॉर्ड। तो ये स्लाइड इतिहास का एक परिचय दे रही है। हाँ, और इसमें साफ लिखा है कि इतिहास अतीत का अध्ययन है जिससे हम आज को बेहतर बनाते हैं, और इतिहास के जनक हेरोडोटस। बिल्कुल। और अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा गया है: प्राकैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो क्या मैं ये सही समझ रही हूँ कि इन तीनों कालों में जो मुख्य अंतर है वो लिखने की कला पर आधारित है? हाँ, बिल्कुल। मतलब एक समय था जब लिखना आता ही नहीं था, फिर एक दौर आया जब लिखना तो आता था पर हम उसे आज तक पढ़ने पाएं, सही। और आखिर में वो समय जबकि लिखित स्रोत हमारे पास हैं और हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। और देखिए, यहाँ लाल बॉक्स में एग्जाम अलर्ट भी यही है। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। अच्छा। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल यानी स्टोन एज। देखिए, इस स्लाइड पर एक पत्थर का नुकीला औजार है और एक कटोरे में जलती हुई आग। उस युग की दो सबसे बड़ी जरूरतें और खोजें, औजार और ऊर्जा। बिल्कुल। ये वो समय था जब इंसान को लिखना पढ़ना नहीं आता था और वो पूरी तरह पत्थर के औजारों पर निर्भर था। पूरा पाषाण काल में तो इंसान पूरी तरह खाना बदोश था, है ना? बस शिकार करना और पेट भरना। हाँ, और उस दौर की जो सबसे बड़ी क्रांति थी वो थी आग की खोज। आग की खोज तो एक गेम चेंजर रही होगी, सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं बल्कि जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए भी। और फिर मध्य पाषाण काल में एक और दिलचस्प चीज शुरू हुई: अंतिम संस्कार। अच्छा, अंतिम संस्कार। तो क्या इसका ये मतलब है कि उस समय के इंसानों में मृत्यु के बाद के जीवन या किसी तरह की सामाजिक परंपराओं के बारे में सोच विकसित होने लगी थी? बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर विशेषज्ञ यही मानते हैं। ये अमूर्त सोच का पहला सबूत था, और एग्जाम अलर्ट भी यही कहता है: मैन्स फर्स्ट मेजर अचीवमेंट वॉज द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग। ठीक है। अब आते हैं अगली स्लाइड पर, नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल। इस स्लाइड में देखिए, एक लकड़ी का पहिया है और एक तांबे की कुल्हाड़ी का सिरा। दोनों ही आविष्कार क्रांति लाने वाले थे, एक परिवहन के लिए और दूसरा कृषि के लिए। बिल्कुल। नवपाषाण काल में इंसान ने स्थायी आवास बनाए और खेती शुरू की। तो क्या खेती की शुरुआत और स्थायी आवास बनाने के बीच कोई सीधा संबंध है? मतलब क्या खेती करने के लिए एक जगह रुकना जरूरी हो गया था? हाँ, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फसल बोने से लेकर उसे काटने तक आपको इंतजार करना पड़ता है, और उसके लिए आपको एक जगह टिकना ही पड़ेगा। सही बात है। और इसी दौर में पहिया और घड़े का आविष्कार हुआ और इंसान ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। हाँ, और फिर आया ताम्रपाषाण काल, जब तांबे की खोज हुई। ये एक तरह से औद्योगिकरण की शुरुआत थी, और यही हमारा एग्जाम अलर्ट भी है। फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, कॉपर यानी तांबा। तो पत्थर से धातु तक का सफर। बिल्कुल। अब हम इतिहास के उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां एक बहुत ही उन्नत सभ्यता हमारा इंतजार कर रही है। सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, देखिए अगली स्लाइड। यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे पर एक त्रिभुजाकार आकृति से इस सभ्यता के विस्तार को दिखाया गया है। और ये आद्य ऐतिहासिक काल में आती है ना? जहाँ लिखावट तो है पर हम उसे पढ़ नहीं पाए। सही। और ये दुनिया की पहली शहरी सभ्यताओं में से एक थी जो सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई। जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी, सर्वेक्षण कनिंघम ने किया और नामकरण जॉन मार्शल ने किया। इसे शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्या इसका मतलब उस समय के शहर आज के शहरों की तरह योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे? बिल्कुल। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, निकासी के लिए ढकी हुई नालियां थीं, घरों में कुएं थे। ये सब कुछ बहुत ही परिकल्पित था। कमाल है। और इसका आकार, जैसा स्लाइड में दिख रहा है, त्रिभुजाकार था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई। यही हमारा एग्जाम अलर्ट है। शेप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ट्रायंगुलर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ये तो बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। हाँ, अब जरा इसकी सीमाओं पर नजर डालते हैं।
अगली स्लाइड देखिए। यहाँ एक पुराने कंपास की तस्वीर है जिसकी चारों दिशाओं में सभ्यता के सबसे बाहरी स्थलों के नाम लिखे हैं। मांडा, आलमगीरपुर, दायमाबाद और सुतका गेंडोर। इसे याद रखने की एक ट्रिक भी है। सैम, एडी, एस से सुतका गेंडोर, ए से आलमगीरपुर, एम से मांडा और एडी से दायमाबाद। ये तो काफी आसान ट्रिक है। और ये सभी स्थल अलग अलग नदियों के किनारे हैं। सही। क्या ये इस बात का प्रमाण है कि पूरी सभ्यता का विकास और व्यापार सब कुछ नदियों पर ही निर्भर था? बिल्कुल, नदियां ही जीवन रेखा थी। परिवहन, कृषि, सब कुछ नदियों से ही होता था। और एग्जाम अलर्ट है, सदर्नमोस्ट साइट दायमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है। अब चलिए इस सभ्यता के कुछ प्रमुख शहरों की बात करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा। इस स्लाइड में देखिए, कुम्हार का चाक, एक मिट्टी का बर्तन और पकी हुई ईंटें हैं जो हड़प्पा की शहरी योजना और शिल्प कौशल को दर्शाती हैं। हाँ, इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, रावी नदी के तट पर। यहाँ से कुम्हार का चाक, अन्नागार और मजदूरों के रहने के लिए घर मिले। अन्नागार मतलब ग्रैनरी। इसका मिलना क्या दर्शाता है? क्या ये कृषि में सरप्लस प्रोडक्शन और एक संगठित भंडारण प्रणाली का संकेत है? बहुत बढ़िया सवाल। जी हाँ, इसका मतलब है कि वो अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज उगा रहे थे और उसे भविष्य के लिए जमा कर रहे थे। एक संगठित समाज की ये बहुत बड़ी निशानी है। और यहाँ से स्वास्तिक का चिन्ह और R37 कब्रिस्तान भी मिला है। बिल्कुल, और एग्जाम अलर्ट यही है, एक्सकवेटर ऑफ हड़प्पा 1921, दयाराम साहनी। ठीक है। हड़प्पा के बाद सबसे प्रसिद्ध शहर मोहनजोदड़ो। अगली स्लाइड। यहाँ देखिए, एक तरफ विशाल स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ का 3D मॉडल है और दूसरी तरफ कांसे की नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति। ये दोनों ही मोहनजोदड़ो की पहचान है, एक वास्तुकला का नमूना और दूसरा कला का। सही। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। यहाँ सबसे बड़ा भवन अन्नागार और विशाल स्नानागार मिला है। अच्छा, तो सबसे बड़ा भवन स्नानागार नहीं बल्कि अन्नागार था। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। और यहाँ की चौड़ी सड़कें, घरों में कुएं और सूती वस्त्र के सबूत भी मिले हैं। इस विशाल स्नानागार का क्या उपयोग रहा होगा? क्या ये किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था या बस एक सार्वजनिक स्नान की जगह? ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इसका कोई धार्मिक महत्व था। शायद किसी खास मौके पर पवित्र स्नान के लिए इसका इस्तेमाल होता था। और यहीं से पशुपति शिव की मुहर और कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। और हमारा एग्जाम अलर्ट भी यही है। लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ IVC, अन्नागार ग्रैनरी एट मोहनजोदारो। ठीक है। अब एक बहुत ही दिलचस्प शहर, चन्हूदड़ो। अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, इस स्लाइड में मोतियों की माला, एक सजावटी लिपस्टिक का केस और एक सुई है। मतलब ये शहर सौंदर्य प्रसाधन और शिल्प का केंद्र रहा होगा। बिल्कुल, ये एक औद्योगिक शहर था। यह सिंधु नदी के किनारे था और इसकी सबसे खास बात यह थी कि ये एकमात्र दुर्ग रहित शहर था। दुर्ग रहित मतलब कोई किला नहीं था? जी, कोई किला नहीं। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये शहर बहुत शांतिपूर्ण था या सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र था जहां किलेबंदी की जरूरत महसूस नहीं की गई? शायद दोनों बातें। ये एक तरह का स्पेशल इकोनॉमिक जोन रहा होगा। यहाँ मेकअप का सामान जैसे लिपस्टिक, शीशा, काजल मिला है। सुई धागा और मनका बनाने के कारखाने मिले हैं। और वो बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पैरों के निशान वाली ईंट भी यहीं से मिली है ना? हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत मजेदार खोज है। और एग्जाम अलर्ट यही है, द ओनली सिटी विदाउट अ सिटाडेल फोर्ट, चन्हूदारो। बहुत दिलचस्प। अब बात करते हैं कालीबंगा और रोपड़ की। अगली स्लाइड। यहाँ देखिए, जूते हुए खेत का एक टुकड़ा दिखाया गया है जिस पर कुछ काली चूड़ियां और एक हल जैसा औजार पड़ा है। ये तो सीधे सीधे स्थल की सबसे बड़ी खोज को दिखा रहा है। हाँ, कालीबंगा का मतलब ही है काली मिट्टी की चूड़ी। ये राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे हैं। यहाँ से जुता हुआ खेत, अलंकृत ईंटें और हवन कुंड मिले हैं। हवन कुंड का मिलना उनके धार्मिक विश्वासों की ओर इशारा करता है। सही कहा। और रोपड़ जो पंजाब में है, वहां सतलज नदी के किनारे मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का सबूत मिला है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाना, ऐसी ही प्रथा तो नव पाषाण काल के बुरजहोम में भी मिली है। क्या इन दोनों संस्कृतियों के बीच कोई संबंध हो सकता था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इतिहासकार इस पर अभी भी शोध कर रहे हैं। और इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट है, एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड फाउंड एट कालीबंगन। जुता हुआ खेत, कालीबंगा। ठीक है, अब आते हैं गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर, लोथल, सुरकोटडा और धौलावीरा। इस स्लाइड में देखिए, ईंटों से बना एक बंदरगाह है जिसमें एक नाव खड़ी है
और पास में एक फारसी मोहर पड़ी है। ये तो साफ इशारा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र था। बिल्कुल। लोथल इस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह यानी पोर्ट था। यहाँ गोदीवाड़ा मतलब डॉकयार्ड मिला है। और यहाँ घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, जबकि बाकी शहरों में पीछे की ओर। हाँ, ये एक और खास बात थी। और यहाँ से मिली फारस की मोहर विदेशी व्यापार का पक्का सबूत है। और सुरकोटडा से घोड़े की हड्डी का मिलना ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर तो माना जाता है कि घोड़े आर्यों के साथ आए थे। तो क्या सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे? ये तो इतिहास की पूरी समझ को चुनौती दे सकता है। ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। कुछ लोग इसे घोड़े की हड्डी मानते हैं, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है और हमारा एग्जाम अलर्ट है। मेजर पोर्ट सिटी डॉकयार्ड, लोथल। लोथल बंदरगाह याद रहेगा। अब आखिरी स्लाइड में इस पूरी सभ्यता की कुछ विशेषताओं को संक्षेप में देखते हैं। यहाँ देखिए, एक सींग वाले जानवर की प्रसिद्ध मोहर है। ये सिंधु सभ्यता का एक रहस्यमय प्रतीक है। जिसे कई लोग यूनिकॉर्न भी कहते हैं। हाँ, तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। सड़कें समकोण पर काटती थीं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और विदेशी व्यापार था। और इनकी मोहरों पर सबसे ज्यादा इसी एक सींग वाले जानवर का चित्र मिलता है, पर गाय का चित्र नहीं मिलता। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है। गाय का चित्र नहीं है, जबकि बाद के वैदिक काल में गाय इतनी महत्वपूर्ण हो गई। ये उस समय के समाज की प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताता है? शायद उस समय बैल कृषि और परिवहन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए उसे कला में जगह मिली। और इस सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर शहर नदियों के किनारे थे। हाँ, और इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट है। मेन बेस ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर, कृषि। ठीक है। और इसी के साथ आद्य ऐतिहासिक काल समाप्त होता है और हम ऐतिहासिक काल में प्रवेश करते हैं, जहां से हमें लिखित और पढ़े जा सकने वाले स्रोत मिलने लगते हैं। बिल्कुल। अब हमारे पास पुरातत्व के अलावा शब्द भी हैं, सिक्के हैं, अभिलेख हैं और साहित्य का एक विशाल भंडार है। और इन सभी स्रोतों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: पुरातात्विक, विदेशी यात्रा और साहित्य। हाँ, और पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले आते हैं सिक्के। सिक्कों का अध्ययन, जिसे न्यूमिज्मैटिक्स कहते हैं, हमें उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, जब समुद्रगुप्त अपने सिक्के पर वीणा बजाते हुए अपनी तस्वीर छपवाता है तो ये उसके कला प्रेमी होने का भी सबूत है। बहुत सही। फिर आते हैं अभिलेख, यानी पत्थरों पर लिखी बातें। इनका अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ईरान के शासक डेरियस ने इसे शुरू किया था। और अशोक के अभिलेख तो पूरे भारत में फैले हुए हैं, जो उसके धम्म का प्रचार करते हैं। बिल्कुल। और दिल्ली का मेहरौली स्तंभ लेख, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा, ये प्राचीन भारत के धातु विज्ञान का एक चमत्कार है। सही बात है। फिर आते हैं विदेशी यात्री, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगिस्थनीज, जिनकी किताब इंडिका उस समय के भारत का वर्णन करती है। और चीनी यात्री हुएनसांग, जो हर्षवर्धन के समय आए और नालंदा में पढ़े। उनकी किताब सी यू की हमें 7वीं सदी के भारत की एक जीवंत तस्वीर देती है। हाँ, ये विवरण एक तरह के टाइम कैप्सूल हैं। प्राचीन ग्रंथों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ बौद्ध, जैन साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद, मतलब बहुत कुछ है। इनमें से मुख्य बातें क्या हैं? संक्षेप में बताऊं तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में है। वेद 4 है। ऋग्वेद दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। हाँ, इसमें 10 मंडल हैं। तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं और 10वें मंडल में पहली बार वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। वेदों के अलावा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद भी हैं। हाँ, सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं और अथर्ववेद में जादू टोना और चिकित्सा की बातें हैं। और फिर उपनिषद, जिनका अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये भारतीय दर्शन की रीढ़ हैं। बिल्कुल। और हम 2 महाकाव्यों को कैसे भूल सकते हैं, रामायण और महाभारत। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हजारों सालों से हमारे समाज के लिए नैतिकता और धर्म की पाठशाला रहे हैं। तो आज हमने समय के संग्रहालय में एक लंबा सफर तय किया। प्रागैतिहासिक काल के पत्थर के औजारों की खामोशी से लेकर वेदों के मंत्रों और महाकाव्यों की गूंज तक। ये सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं है, ये मानव चेतना के विकास की कहानी है। हर सुराग, चाहे वो एक मिट्टी का बर्तन हो या एक दार्शनिक ग्रंथ,
हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। और अब एक अंतिम विचार। हमने देखा कि इतिहास के स्रोत कैसे समय के साथ बदलते गए, पत्थर से मिट्टी, धातु और फिर कागज तक। जरा सोचिए, आज से 1000 साल बाद भविष्य के इतिहासकार हमारे इस डिजिटल युग को कैसे समझेंगे? उनके लिए हमारे स्रोत क्या होंगे? क्या हमारे सोशल मीडिया पोस्ट्स, ईमेल और क्लाउड पर रखा डेटा उनके लिए अभिलेख बन जाएगा? और क्या वो हमारी इस डिजिटल लिखावट को पढ़ भी पाएंगे, या ये भी सिंधु घाटी की लिपि की तरह एक पहेली बनकर रह जाएगी? ये सोचने वाली बात है।